आइए आज की क्लास शुरू करते हैं ना हम लोग। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए फिजिक्स की क्लास है और कक्षा 10 के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन में हमारे पास प्रिज्म जैसी घटनाएं, विरल से सघन माध्यम जैसी घटनाएं हो चुकी थी। प्रिज्म जैसी घटनाएं, विरल से सघन माध्यम जैसी घटनाएं हो चुकी थी। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में से हम पढ़ेंगे आज लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। लेंस के बारे में हमने ये सारी चीजें जान ली है कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल। उत्तल लेंस अभिसारी होता है, अवतल अवतल लेंस अपसारी होता है। जैसा भी है वो सारी चीजें हमने बता चुके हैं अगली पिछली वीडियो में। आगे इस हम क्लास में बात करेंगे उत्तल लेंस पर बने प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में इमेज कैसे बनती है और उस पर इमेज की स्थिति कैसे होती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमारे पास उत्तल लेंस के लिए है क्या। चलिए पहले तो हम लेंस के लिए बातें नहीं करेंगे, पहले हम समझेंगे ना कि एक्चुअल में लेंस पर सीधा कब होता है, उल्टा कब होता है, कब कोई चीज पॉजिटिव होती है और कब कोई चीज निगेटिव होती है। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखते हैं कोई भी चीज कब पॉजिटिव होती है, कब निगेटिव होती है और कब सीधा होती है और कब उल्टा। आइए हम कोई भी लेंस लेते हैं तो हमारे पास एक लाइन सीधी होती है और एक हमारे पास इस तरह से, हम जिसे लंबवत और इसे कहते हैं समांतर लाइन। समांतर का मतलब इसे लंबवत कहते हैं और इसे आधारी कह सकते हैं। यह इस तरह से। और अगर चतुर्थांश के आधार पर देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। समझिएगा, यह उसका बिंदु है जिसे हम ओ कहेंगे, या फिर अगर चतुर्थांश में हम देखें तो इसे हम जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? जीरो। अब समझिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अगर बात करें तो इधर हमारे पास एक्स डैश होता है और इधर हमारे पास वाई डैश और इधर हमारे पास एक्स होता है। अब इसके लिए बात समझिए कि हम इसके लिए और क्या देख सकते हैं। अगर हम एक लेंस की बात करें तो लेंस की बात ना कहकर हमारे पास इधर की दोनों घटनाएं पॉजिटिव होती हैं, इधर की दोनों घटनाएं निगेटिव। मतलब जीरो के राइट साइड अगर जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो पॉजिटिव में, और जीरो के लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो निगेटिव में। अब एक चीज तो हमें समझ में आ गया, इस लाइन पर एक्स एक्सिस के लाइन पर हमारे पास इधर निगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो हमारे पास वाई डैश के लिए निगेटिव होता है और वाई के लिए हमारे पास पॉजिटिव होता है। हम दोनों तरफ नहीं बल्कि एक ही तरफ दिखा रहे हैं। ठीक, आइए समझते हैं नीचे की तरफ हमारे पास। अब एक चीज और समझिए, हमने कहा कि हमने इसको ओ बिंदु माना, वाई एक्सिस की तरफ हमने देखा तो हमारे पास पॉजिटिव था और वही हमने वाई डैश की तरफ देखा तो हमारे पास निगेटिव था। निगेटिव मतलब माइनस। अगर हमने एक्स की तरफ देखा तो एक्स की तरफ पॉजिटिव था बल्कि एक्स डैश की तरफ हमारे पास निगेटिव था। अब समझिए, अगर हम इसको एक लेंस की प्रक्रिया में देखें तो आपको समझ में आ रहा है कि बीच में उठा हुआ भाग है तो उत्तल लेंस है। यह हमारा बिंदु ओ जिसे हम कह देते थे केंद्र। क्या कह देते थे बच्चों? केंद्र। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही? इसी के रेडियस की आधी दूरी को हम लोग फोकस कहते थे, और चूंकि यह दो तरह के गोलीय पारदर्शी दर्पण से मिलकर बना है जो अंदर से पूरी तरह से भरा हुआ है, खोखला नहीं है, तो इधर अगर कोई रेडियस होगा तो इधर भी उसका मतलब, क्योंकि इधर भी यह कर्व है तो इधर भी कोई ना कोई एक रेडियस होगा, और रेडियस होगा तो इधर भी कोई ना कोई फोकस दूरी होगी। अब यहां से इस फोकस दूरी को अगर हम F1 मानते हैं तो इस वाली फोकस दूरी को हम मानेंगे F2। पॉजिटिव की तरफ पहले जा रहे हैं तो इसको हम F1 मान रहे हैं तो इसको मान रहे हैं F2। अब फोकस के दुगनी दूरी को हम दर्पण में कार्वेचर कहते थे, पर इसमें कार्वेचर नहीं बल्कि यहाँ पे 2F1, मतलब F1 है तो 2F1 हो गया इसी की दुगनी दूरी को, और यहाँ पे हमारे पास 2F2 हो जाएगा।
आप इसे कर्वेचर भी, दर्पण में कर्वेचर ही कहते थे आप लोग, वक्रता केंद्र। और एक्सिस को एक्स कहते थे, इसलिए अब बन गया मुख्य अक्ष। यह वाली जो हमारे पास लाइन खींची गई ये अब बन गई मुख्य अक्ष। और यह हमारे पास बन गया माध्यम अर्थात मीडियम। मीडियम में जो लाइन खींची गई उसे हम लोग नॉर्मल कह देंगे, नॉर्मल या फिर अभिलंब, जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर खींचा होता है, जिसे वाई एक्सिस बोला जाता है। शायद ये आप लोगों को इसी एक्सिस के आधार पर कोई भी लेंस के बारे में या दर्पण के बारे में पढ़ाया गया है, क्योंकि हम लेंस और दर्पण दोनों के बारे में एक्सिस के आधार पर ही देख रहे थे कि कब पॉजिटिव बनेगा और कब निगेटिव। अब एक बात हमें बताइए कि अगर हमने कहा इधर की सारी घटनाएं तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हमारे पास अगर लेंस के लिए देखें तो f1 की वैल्यू पॉजिटिव में, 2f1 की वैल्यू भी किस में, पॉजिटिव। वहीं f2 की वैल्यू किस में, निगेटिव में, और 2f2 की वैल्यू भी किस में आ जाएगी, निगेटिव। बड़ा आसान है इसको समझना। एक्सिस के आधार पर अगर हम जब कभी भी इसे लेंस या दर्पण को देखते हैं तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब अगर इस आधार पे हम बात करें इसके लिए तो समझेंगे। अब आप प्रतिबिंब जब बनाते हैं किसी भी लेंस पर तो आपके लिए कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो वास्तविक और आभासी और सीधा और उल्टा के लिए हमारे पास एक ही रूल से याद रखना है हमें कि कब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, कब सीधा बनेगा और कब उल्टा। तो देखिए ध्यान से, हम वास्तविक और आभासी को भूल जाते हैं, पहले सीधा उल्टा देखेंगे, उसके आधार पर हम एक दूसरे के पूरक के आधार पर हम जान जाएंगे कि कब सीधा होगा और कब उल्टा। आइए समझते हैं। यह हमारे पास जो मुख्य अक्ष है बच्चों, यहां से यहां तक जो हमने मुख्य अक्ष खींचा है, इसके ऊपर की जितनी भी घटनाएं होंगी उसे हम लोग सीधा कहेंगे। इधर की जितनी भी घटनाएं होंगी इस मुख्य अक्ष से ऊपर की, मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी घटनाएं होगी उसे हम कहेंगे सीधा। सीधा का मतलब घटना किसमें होगी, प्रतिबिंब में। प्रतिबिंब, सीधा का मतलब घटना किसमें होगी, प्रतिबिंब में, मतलब इमेज के लिए। समझने की कोशिश करिएगा। अगर वही मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो इसे हम लोग कह देंगे उल्टा। और आप लोगों को अगर ई आ याद न हुआ तो आप समझिएगा, यह हमारे पास ओ बिंदु है, ओ बिंदु से ऊपर हमारे पास वाई था जो पॉजिटिव में था, तो धनात्मक हमेशा सीधी दिशा को दर्शाता है, तो सही दिशा को दर्शाता है, इसलिए हम धनात्मक को लेकर चलेंगे सीधा के लिए। अब ई मत समझिएगा कि सर जी ये धनात्मक है पॉजिटिव है, रोग डिजीज चेकअप में पॉजिटिव आ जाता है तो उल्टी सीधा दिशा दर्शा देता है, ये अलग चीज है। यहाँ पे अलग चीज है, वहां पे मत जाइएगा। हर बार पॉजिटिव अच्छा ही नहीं दर्शाता है, बल्कि कभी कभी पॉजिटिव बुरा भी दर्शा देता है। पर यहाँ समझिए, हम पढ़ रहे हैं लेंस, इस मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी घटनाएं होंगी वह कैसी होंगी, सीधी। इसके नीचे जितनी भी घटनाएं होंगी वो कैसी होंगी, उल्टा। कैसा होंगी, उल्टा। उल्टा मतलब अपोजिट, ठीक ना। अब समझिए, ये तो इमेज की स्थिति है। क्योंकि अगर हमने प्रकाश के अपवर्तन की बात की है तो अगर हम इधर एक वस्तु रखते हैं जिसे हम ए डैश या बी, ए डैश बी डैश मान ले, तो वस्तु हमेशा किसी भी लेंस के या चतुर्थांश के आधार पर देखें तो एक्स डैश एक्सिस की तरफ रखी जाती है। वस्तु कहाँ रखी जाती है, एक्स डैश एक्सिस तक वस्तु रखी जाती है, हमेशा एक्स डैश एक्सिस तक। और यह वस्तु का मान चूंकि एक्स डैश इस एक्सिस तर है, अक्ष तक है, तो यह एक्स डैश किस में आता है, निगेटिव। तो वस्तु जो u की वैल्यू है हमेशा किस में होगी, निगेटिव। हमेशा किस में होगी, निगेटिव। अब इसमें हम समझेंगे कि मेरे बच्चों क्या प्राकृतिक होगी, क्या नेचर होगा। प्रतिबिंब अगर इस केंद्र से इधर बना तो निगेटिव और उधर बना तो पॉजिटिव। v की वैल्यू
राइट साइड बनी एक्स एक्सिस की तरफ तो पॉजिटिव, और एक्स डैश एक्सिस की तरफ बनेगी तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यह था हमारे पास चतुर्थांश के आधार पर देखे जाने वाली घटनाएं, किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। अभी हमने इमेज नहीं, बल्कि कब सीधे बनेगा और कब उल्टा बनेगा। और एक बात समझिएगा, प्रकाश, दोनों प्रकाश के आधार पर, क्योंकि दो रे निकलेंगी तो उसके आधार पर कटान बिंदु को ही हम लोग कहेंगे कि वह कटान बिंदु जहां भी बनाएगी प्रकाश की किरण, उसी के आधार पर हम इमेज को दिखाएंगे। अब अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हो तो हम इधर एक लेंस बनाते हैं और नॉर्मल पहली घटना से शुरू करेंगे कि पहली घटना कौन सी है। आइए उसी तरह से चतुर्थांश बना के ले लेते हैं, थोड़ा बनाना आसान हो जाए। सॉरी बच्चों, आइए हम बनाते हैं एक चतुर्थांश। उधर भी आप लोगों को दिखाई दिया लेंस कैसे बनाना है एकदम बढ़िया से। आइए समझते हैं। ई हमारे पास हो गया नॉर्मल और ई हो गया हमारे पास मुख्य अक्ष। जो इधर मुख्य अक्ष है इधर भी है। अब इसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे लेंस। उत्तल लेंस बीच में उभरा हुआ और किनारों पर पतला होता है। बीच में उभरा हुआ और किनारों पर पतला, यह हमारे पास मीडियम हो गया और मीडियम का यह वाला हिस्सा नॉर्मल हो गया। मीडियम का यह वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा होगा नॉर्मल। क्या मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। हमने यहाँ पे एक किस दो स्थिति ली जिसे हम लोग कह देंगे बाबू F1, और इसी के दुगने या केंद्र हम इसको ले लेते हैं O, जिसे हम कह देंगे केंद्र, जिसे हम लोग कह देंगे केंद्र। पूरी तरह से समझ में आएगा, जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, वादा करते हैं आपसे। यहाँ की दूरी को लेते हैं 2F1, या 1F1 को 1 नहीं लिखे बल्कि 2F1 को लिख देते हैं। उसी तरह से इसके लेफ्ट साइड में लेते हैं F2, लेफ्ट साइड में हम लेते हैं F2, और इसी के दुगनी दूरी पर एक और स्थिति ले लेते हैं हम लोग 2F2। बस हमने ले लिया। यह फोकस दूरी है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इसी फोकस दूरी के दुगने दूरी को F2 अर्थात कार्वेचर भी कहते हैं। तो कार्वेचर इधर भी C1 C2 भी इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस आधार पर इसको मानेंगे उसी आधार पर जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे एग्जाम में, तो उसी आधार पर आप उसको लिखेंगे भी कि प्रतिबिंब हमने वस्तु की स्थिति कहाँ रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था। एग्जामिनर आपके लिए यह नहीं पूछेगा कि बाबू क्या चीज आप कहाँ लिखे, पर जो जैसे लिखे हैं उसको वैसे ही आपको दिखाना पड़ेगा। आइए समझते हैं। अब सबसे पहली स्थिति हम इस दर्पण के लिए लेते हैं, इस लेंस के लिए लेते हैं, माफ करिएगा दर्पण बोल दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहली स्थिति लेते हैं, हम रखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत मतलब लेंस से ऐसी दूरी पर हो जिसको मापा न जाए। सबसे पहले जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे पास उत्तल लेंस पर बने प्रतिबिंब के लिए पहला हमारे पास इमेज है, या पहली स्थिति मानेंगे, इमेज नहीं। जो हमारे पास पहली स्थिति है बाबू, वो कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, इनफाइनाइट दूरी पर। तो हम एक वस्तु अर्थात एरो को कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। यह एरो ही हमारे पास वस्तु है जिसे हम एक साइड को ए और दूसरे साइड को कहेंगे बी। क्योंकि हमारे पास अगर हमारे सर और धड़ की बात की जाए तो एक को हम नीचे वाले पांव को ए कहेंगे और ऊपर वाले को बी। एक मिनट रुकिएगा, आप लोग तब तक इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। आइए
अब हम पहली प्रकाश की किरण लेके आएंगे बाबू मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि अगर इस एक्सिस को हमने मुख्य अक्ष माना है तो ये अभी हमारे पास मुख्य अक्ष है। हम इधर ना लिखेंगे, बहुत सारा गोजापाती हो जाएगा, आपको इमेज ना समझ में आएगा। गोजापाती का मतलब समझ रहे हैं, ब्लंडर। अब समझिए, जब हम इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे। सीधा ना बनेगा, पर जब हम ना मापेंगे इसको ना तो सीधा ही बनेगा। आप स्केल ले लीजिएगा अच्छी तरह से, माप के स्केल करके बनाइएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस पर। एक ही प्रश्न होगा 6 नंबर में, उसमें न्यूमेरिकल भी शामिल होगा और लिखने के लिए थियरी भी शामिल होगी। आइए समझते हैं। कह रहा है कि जब प्रतिबिंब कहाँ स्थित हो, इनफाइनाइट दूरी पर, किससे? इनफाइनाइट दूरी पर किससे? इस लेंस के इनफाइनाइट दूरी पर, मतलब उसकी दूरी हम ये न ले लें कि कैसी होगी। तो जब पहली प्रकाश की किरण आप लोगों ने दर्पण में पड़ी थी तो देखी थी कि टकरा के फोकस से आती थी, पर वो परावर्तन था, मतलब प्रकाश किरण टकरा के उसी माध्यम में वापस चली आएगी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रकाश की किरण टकराएगी नहीं, बल्कि पार करके या एक ओर से हेल के दूसरे ओर चली जाएगी, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अब आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। आप लोग, रिफ्रैक्शन का मतलब प्रकाश की किरण ना एक स्थान से प्रवेश करे और माध्यम को पार करके दूसरे स्थान में चली जाए, वापस टकरा के ना आए। टकरा के आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और टकरा के दूसरे पार चले जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम अपवर्तन की बात करें, जब हमारे पास वस्तु यह थी ए और बी, इसके समांतर जब हमने एक रे खींची, रे मतलब होता है हमारे पास प्रकाश का वह दिखाया गया बिंदु जो किसके समांतर चल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर। और जब हमारे पास यह नॉर्मल या परावर्तक तल से टकराया तो यह मूव हो गया, क्योंकि आपको पता है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब वो कितना झुकेगी बाबू, यह डिपेंड करता है कि उस वस्तु का अपवर्तनांक कितना है। आपको हम पहले ही बता दिए कि प्रकाश की किरण कितना झुकेगी वह अभिलंब की तरफ, यह बताएगा कि उस वस्तु का अपवर्तनांक कितना है। अब झुकी तो मेरे बच्चों किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। अब इसके लिए हम और कोई घटना नहीं तो बस नीचे एक और इमेजरी देख लेते हैं कि हम उस पर एक और रे इस तरह से लेकर जाते हैं, और ये भी आपको दिखाई देगा कि फोकस से होकर चली जा रही है। अब जितने भी किरण प्रकाश से लेकर आएंगे वह कटान बिंदु इस पर बनाएगी, F1 पर। किस पर बनाएगी? F1 पर। अब जब कटान बिंदु F1 पर बन रहा है तो नहीं ज्यादा नीचे बन रहा है, नहीं ज्यादा ऊपर, बल्कि बल्कि एकदम मेरे बच्चों बन रहा है मुख्य अक्ष पर। किस पर बन रहा है? मुख्य अक्ष पर। तो जब अगर मुख्य अक्ष पे बन रहा है तो नहीं ऊपर बन रहा है नहीं नीचे, लेकिन फिर भी इसका नेचर कहेगा कि यह इससे नीचे ही बन रहा है, इससे ऊपर इसका कटान बिंदु आने की संभावना नहीं। अब यह चूंकि थोड़ा भी नीचे नहीं बन रहा है तो एकदम बिंदु आकार का सटा हुआ है, तो हम अगर जब वस्तु अनंत पे हो तो इसके लिए प्रतिबिंब की प्राकृतिक या नेचर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे तो क्या लिखेंगे समझिएगा। थोड़ा नॉइस होगा क्योंकि हम कोचिंग सेंटर बाहर पढ़ा रहे हैं तो नॉइस होगा, इसके लिए थोड़ा इग्नोर करिएगा। आइए, किसी भी तौर पर ना हमारे पास किसी भी लेंस के लिए 3 स्थितियां बनेगी, हर एक स्थिति के लिए जब भी वस्तु हम आगे पीछे घुसकाएंगे तो कम से कम 3 लिखेंगे। अब पहली स्थिति क्या कहेगी? जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पे। किस पर बनेगा? F1 पर प्रतिबिंब बनेगा मेरे बच्चों F1 पर। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा F1। अगर आप इसको F1 माने तो F1, और जब आप इसको लिखते समय F2 मानेंगे तो F2, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी स्थिति क्या होगी? हमने कहा था बाबू कि जब भी मेरे बच्चों इधर बनेगा तो पहली तो स्थिति समझिएगा किसका आकार कैसा होगा,
कहेंगे आकार कैसे मापेंगे? इस मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी लंबी दूरी होगी उतना उसको लंबा कहेंगे, और मुख्य अक्ष के जितना करीब होगा उतना उसको छोटा कहेंगे। मतलब इस एरो को इस आधार पे नापे तो अगर प्रतिबिंब की स्थिति यहां तक, यहां कटान बिंदु आ रहा है या यहां कटान बिंदु आ रहा है, तो मेरे बच्चों हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी नापेंगे कैसे? मुख्य अक्ष की लाइन से इस कटान बिंदु की दूरी कहलाएगी प्रतिबिंब की लंबाई। और प्रतिबिंब अगर शॉर्ट के मुख्य अक्षों पर बन गया, शॉर्ट के बन गया मुख्य अक्षों पर, तो एक बात समझिएगा ना, उसकी जो जो शॉर्ट के बन गया तो इसकी जो मेरे बच्चों हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई चौड़ाई है या स्थिति है, लंबाई चौड़ाई के आधार पर वो नापी जाएगी हमेशा मुख्य अक्ष से, मापी जाएगी हमेशा मुख्य अक्ष से, और उसी मुख्य अक्ष के आधार पर इसको बात करेंगे। अब मेरे बच्चों ये सटा हुआ है तो क्या कह देंगे, इसकी लंबाई या चौड़ाई माप सकते हैं? नहीं। तब स्थिति में कहेंगे यह बिंदु आकार का बनेगा। बिंदु मतलब बहुत ही छोटा, बिंदु मतलब बहुत ही छोटा। तीसरी स्थिति लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने कहा था कि जब भी इधर घटना होगी समझिएगा कि लेंस के दाहिने साइड मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जब भी घटना होगी तो हमेशा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनेगा, भले वह मुख्य अक्ष पर ही बने पर एक्चुअल में उसकी स्थिति नीचे की तरफ होगी। और आपको बताया था कि जब स्थिति नीचे की तरफ होगी तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। और उल्टा के साथ एक नेचर होता है कि उल्टा के साथ वास्तविक। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर उल्टा बना तो बनेगा वास्तविक और सीधा बना तो बनेगा आभासी। तो हम एक चीज यहां पे आपको लिख दे रहे हैं कि उल्टा के साथ हम सबसे पहले जोड़ेंगे, अगर उल्टा होगा प्रतिबिंब तो उसके साथ वास्तविक होगा, रियल। और एक चीज होगा मेरे बच्चों सीधा, अपोजिट होगा तो रियल होगा, फिक्स है। इतना फिक्स समझिएगा कि अगर उल्टा हमने लिख दिया तो सबसे पहले देख लेंगे नीचे बन रहा है, और नीचे बन रहा है तो हम कह देंगे कि उल्टा है, और उल्टा होगा तो कैसा होगा? वास्तविक। ये दोनों घटना एक दूसरे के पूरक होती है। यह दोनों घटना एक दूसरे के मेरे बच्चों पूरक होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। उल्टा प्रोपोर्शनल होता है वास्तविक के और सीधा प्रोपोर्शनल होता है आभासी के। सीधा प्रोपोर्शनल का मतलब हिंदी में समानुपाती, समानुपाती मतलब जैसा ई होगा वैसा ही ई होगा, मतलब इसके साथ एकदम यही रहेगा। समानुपाती का मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। समानुपाती मत समझिएगा, पूरक समझिएगा। मतलब उल्टा आएगा तो उसके साथ वास्तविक आएगा और सीधा आएगा तो उसके साथ आभासी आएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी और कभी नहीं भूलेगी। तो पहला जब स्थिति हमने दिखाया मेरे बच्चों कि जब प्रतिबिंब कहां रखा हो, अनंत पर। जब प्रतिबिंब रखा हो, प्रतिबिंब नहीं, जब बिंब रखा हो, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। जब वह ऑब्जेक्ट रखा हो मेरे बच्चों इनफाइनाइट दूरी पर इस लेंस से, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F1 पर। कहां बनेगा? F1 पर। और F1 के आधार पर जब प्रतिबिंब F1 पर बन रहा है तो इसका मतलब यह वस्तु से किधर बन रहा है? दाहिने साइड। लिखने के आधार पर दाहिने साइड। और दाहिने साइड में हम कहते हैं पॉजिटिव हमारे पास है, इसलिए पॉजिटिव को आप वास्तविक मानेंगे तो उल्टा कह देंगे, वास्तविक मानेंगे तो उल्टा। इस घटना के लिए देखा जाने वाली घटना नहीं ऊपर दिखती है और नहीं नीचे, पर इसके लिए आप कह देंगे कि मेरे बच्चों जब भी इधर दिखेगी तो वास्तविक वाली ही घटना होगी। इधर मतलब कौन? एक्स एक्सिस के समान, एक्स डैश के समान नहीं, एक्स डैश की तरफ नहीं बल्कि एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब हमारे पास पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव की तरफ होने वाली घटना वास्तविक कहलाएगी, और वास्तविक के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा उल्टा। तो हमारे पास तीन स्थितियां होंगे इस तरह से। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अगर दूसरे वस्तु की स्थिति की बात करें, अगर इसे समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, दिख रहा होगा पूरी तरह से, आगे बात करेंगे। अब दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत और यह वाली हमारे दूरी है 2f2, हम कह देंगे अनंत और 2f2 के बीच हो, अनंत और 2f2 के बीच।
जब वस्तु अनंत और 2f2 के कहा हो, बीच हो। दूसरी स्थिति है, यह पहली नहीं बल्कि कैसी स्थिति है, दूसरी। क्योंकि पहली हमारे पास अनंत भी थी, लेकिन अब हम अनंत और 2f2 के बीच की दूरी मान रहे हैं। थोड़ा सा हम वस्तु को आगे घुसकाते हैं। अब इस नीचे वाली इमेजिनरी लाइन को हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास अनंत के लिए अलग इमेज की स्थिति होगी, और हमारे पास जब वस्तु को और आगे लेकर आएंगे तो स्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आइए थोड़ा सा और आगे घुसकाते हैं। अब हम लेकर चले आए यहाँ, अब अभी हम इसको A1 और B1 मानेंगे, और उसमें हमारे पास इमेज बनेगा A डैश और B डैश। डैश को हम इमेज से दर्शाएंगे और A1 और B1 को हम वस्तु को दर्शाएंगे। तो ये हमारे पास A1 B1 वस्तु, और जब भी वस्तु खड़ा करेंगे तो पहली रे हमारे पास दिखाई देगी किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। पर अब मेरे बच्चों दूसरी रे हमें दिखाई देगी जो इससे जाएगी और केंद्र से होकर निकल जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि केंद्र से होने वाली खींची गई लाइन थोड़ी भी मेरे बच्चों अविलंब की तरफ झुकती हुई दिखाई देगी, थोड़ी भी अविलंब की तरफ झुकती हुई दिखाई देगी। अब देखिए तो तनी ध्यान से, थोड़ा टेढ़ा बना होगा पर समझ लीजिएगा आप लोग, अच्छी बात है। हम इसलिए बना रहे कि जो करेक्ट स्थिति वही बना रहे हैं, माप के बनाते तो वही कटान बिंदु ही बनता, पर करेक्ट स्थिति है जो वही बना रहे हैं, क्योंकि हम हाथ से स्केल से नहीं खींच रहे हैं। समझिएगा, हमारे पास जब वस्तु मेरे बच्चों कहाँ स्थित थी, 2f2 और अनंत के बीच। जब वस्तु अनंत 2f2 के बीच, तो थोड़ा सा इसको और सही से लिख देते हैं, अनंत तथा 2f2 के बीच हो, बीच हो। अब हमारे पास वस्तु यहां थी, तो वह लाइन जो मुख्य अक्ष के समांतर गई थी और F1 से होकर गई थी, दूसरी वह रे जो हमारे पास इसके O बिंदु से होकर गई थी, इन दोनों रे का कटान बिंदु जहां बनेगा वही हमारा इमेज कहलाएगा। हम इसको मानेंगे A डैश और इसको मानेंगे B डैश। डैश वाली स्थिति इमेज कहलाती है, ए और बी वाली स्थिति वस्तु को मानेंगे, और वस्तु दर्पण से हमेशा लेफ्ट साइड रखी जाती है, जिधर मेरे बच्चों एक्स डैश एक्सिस होता है। अब इसे मिटा दिया जाए, अब स्थिति देखी जाए कि कहां है मेरे बच्चों, याद करना बड़ा आसान है। अब स्थिति देखी जाए कहां है, तो कहेंगे बाबू जब प्रतिबिंब वस्तु रखी हो अनंत तथा 2f2 के बीच, तो देखेंगे इमेज बन कहां रहा है, F1 और 2f1 के कहीं बीच में, एकदम एक्यूरेट बीच में नहीं होगा, दोनों लंबाई के बीच में नहीं, पर कहीं भी बनेगा। अगर उस इस बिंदु 2f1 और f1 पर नहीं बना तो हम इसको बीच वाली स्थिति कहेंगे। बन रहा है, यहां पे इसकी इमेज की लंबाई थोड़ी सी लंबी है, और इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ी सी छोटी आभास होगी। छोटी किसके आधार पर, जितना इस एक्स एक्सिस से अभी तो बताया, इस एक्स एक्सिस से नीचे जितना भी लंबाई खींचेंगे कटान बिंदु वही उसकी मेन लंबाई होगी। आइए प्रतिबिंब की स्थिति देखें, कहां बन रही है, F1 तथा 2f1 के बीच, F1 तथा 2f1 के बीच। एकदम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, F1 तथा 2f1 के बीच, भुलाएगा नहीं, हमें वादा करते हैं आपसे। दूसरी चीज, अगर इसको हम देखें तो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो कहेंगे कि वस्तु की लंबाई थोड़ी सी बड़ी थी, इसकी लंबाई थोड़ी सी छोटी, तो कहेंगे वस्तु से छोटा। अब बिंदु आकार का था तो भी छोटा था, पर इतना छोटा था कि हम उसको कह दिए कि पॉइंट जैसा बन रहा है, बहुत ही बिंदु आकार का, पर यहां थोड़ा सा दिख रहा है तो कह देंगे वस्तु से छोटा। क्या कह देंगे, वस्तु से छोटा। अब छोटा नहीं बल्कि इसको माप सकते हैं, इसलिए हमने छोटा कहा, अगर नहीं माप सकते तो कहते बिंदु के आकार का, जो पहले हमने कहा था। दो चीजें हो गई, F1 तथा 2f1 के बीच और वस्तु से छोटा। तीसरा मेन चीज, आइए देखते हैं थर्ड वाली। एक मिनट लाइट में थोड़ी
डिस्टरबेंस कर रही है। आइए देखते हैं, लाइट थोड़ी डिस्टरबेंस कर रही थी क्योंकि आई थिंक लाइट चली गई। आइए, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरी स्थिति क्या कर रही है बाबू, समझिएगा। अब हमारे पास दिख रहा है नीचे, तो नीचे के लिए हम सीधे सीधे उल्टा कह देंगे, और उल्टा के साथ हमने कहा था कि क्या जोड़ना है आपको, वास्तविक। उल्टा के साथ आपको क्या जोड़ना है, वास्तविक। जब तक, अब एक चीज और समझिएगा ना, जब तक कि पॉजिटिव की तरफ बनेगा इधर, तब तक एक ही घटना बनती रहेगी, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। बदलेगा क्या चीज, वस्तु की लंबाई चौड़ाई और वस्तु की स्थिति, मतलब कहां बन रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी चीजें समझ में आ गई कि जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत तथा 2f2 के बीच, तो इमेज बन रहा है हमारे पास यहाँ पे। आइए तीसरी स्थिति की तरफ चलते हैं, वस्तु को और आगे लेकर आते हैं। अब इस एक्सिस को तो, इसको तो मिटाना पड़ेगा। आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट तो ले लिया, ले लीजिएगा, बार बार नहीं कह पाएंगे हम, समझिएगा, भूल जाते हैं हम बहुत तेज, तो बार बार कहने में थोड़ी सी हमें परेशानी होगी, तो बार बार नहीं कह पाएंगे हम, समझ नहीं पाएंगे कब कहना है, तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये तो एक ही स्थिति हमेशा बच्चों फिक्स होगी कि जब भी वस्तु को खड़ा करेंगे तो एक रे हमें यह दिखाना पड़ेगा जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और कटान बिंदु फोकस पर हमेशा बनाएगी एगो। अब वस्तु को थोड़ा सा और आगे लाते हैं, अब कह देंगे कि वस्तु हमारे पास 2f2 पर हो, वस्तु हमारे पास 2f2 पर, जब वस्तु, मिटाएं इसको, इसको मिटा देते हैं, जब वस्तु हमारे पास कहां हो, 2f2 पर हो। अब इसके लिए हम क्या कहेंगे, अब इसके लिए भी तो प्रतिबिंब की स्थिति चेंज हो जाएगी, इसके लिए भी प्रतिबिंब की स्थितियां सारी चेंज हो जाएंगी, बस एक स्थिति खास रहेगी। कौन सी स्थिति, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, क्योंकि हमने कहा था जब भी इधर बनेगा ना, तब भी उल्टा रहेगा और तब भी वास्तविक रहेगा लेंस के लिए। अब टोटल 6 को घटना है, हम तीसरी घटना देख ही रहे, तीसरी घटना देख लेते, थोड़ा सा आगे घुसका लाए, तो अब हम केंद्र से अगर लेकर जाते हैं, थोड़ा सा तिरछा बन जा रहा है, क्या बात है, हाथ ही नहीं चल काम कर, ठीक है जो भी। अब देखेंगे हमारे पास कटान बिंदु यहां, और यह कटान बिंदु आपको दिखाई दे रहा है 2f1 पर, किस पर दिखाई दे रहा है, 2f1, मतलब यहां से यहां की दूरी यह वाली 2f2 थी जो हमारे पास कार्वेचर थी, अगर इधर की यहां से यहां की दूरी माने तो यह भी हमारे पास क्या था, कार्वेचर। और आपको दर्पण में पढ़ाए थे कि जब वस्तु कार्वेचर पर हो, जब वस्तु कहां हो, कार्वेचर पे, तो प्रतिबिंब भी बनेगा कार्वेचर पे, और जब दोनों घटनाएं एक जैसी होंगी तो वस्तु की लंबाई हमेशा बराबर होगी, वस्तु की लंबाई चौड़ाई हमेशा बराबर होगी। अब एक बात समझिएगा, जब हमने ऐसा कह दिया तो इसका मतलब इधर वाली 2f2 को हम इस साइड का कार्वेचर मानते थे, और 2f1 को इस साइड का कार्वेचर, और जब इधर कार्वेचर पर रखें तो बना, मान लीजिए कार्वेचर पर, अर्थात 2f2 पर रखें तो 2f1 पर बना, इसका मतलब वस्तु की दूरी यहां से जितनी थी इसकी, उतनी इमेज की दूरी यहां से इतनी है। तो जब वस्तु की दूरी केंद्र से और इमेज की दूरी केंद्र से बराबर हो, तो कह देंगे मेरे बच्चों वस्तु की स्थिति भी समान होगी, बढ़िया एकदम है, वस्तु की स्थिति भी क्या होगी, समान। अब यहां पे एक चीज तो है कि हम अगर देखेंगे कहां बन रहा है, तो 2f1 पर है, कहां बन रहा है, 2f1। अब समझिएगा 2f1 पर बन रहा है, इसका मतलब यहां से यहां की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी हमारे पास यहां से वस्तु की है। अब हम कह देंगे वस्तु की दूरी है, तो इसका मतलब वस्तु का इमेज कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब हमारे पास वस्तु के कैसा बनेगा,
उम्मीद है कि ईओ बढ़िया से समझ गए होंगे आप। एक बार और समझिए ना, जब वस्तु को रखे हम 2f2 पर, इमेज बन रहा है 2f1 पर, यहां केंद्र से 2f2 की जितनी दूरी उतनी ही केंद्र से 2f1 की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी बराबर है इमेज की दूरी, इसलिए वस्तु की साइज इमेज की साइज के क्या होगी, बराबर। लेकिन अभी भी इमेज इधर बन रहा है तो अभी भी उल्टा होगा और वास्तविक ही होगा। समझ गए? एक नंबर वाली बात समझ गए आप लोग। चौथी स्थिति क्या कहेगी? चौथी स्थिति कहेगी कि जब वस्तु 2f2 तथा f2, f2 मतलब फोकस, इधर का फोकस के बीच हो। थोड़ा थोड़ा घुसका रहे। आइए समझते हैं। इस वाले रे को तो हम मिटा देते क्योंकि यही तो हमारे पास घटना तय करेगी, क्योंकि जब ये कटान बिंदु किससे बनाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रे से। तो यही हमारे पास मुख्य घटना तय करेंगी, तो हम इसको मिटा देते हैं। ये एगो तो फिक्स है, मैं हर बार कह रहा हूं कि एगो रे फिक्स है हमारे पास। वह कौन सी है? जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब हम एक बीच में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम हर वक्त वस्तु की लंबाई समान रख रहे हैं, हर वक्त वस्तु की लंबाई समान रख रहे हैं। बस हमारे पास तय होगा कि एक्चुअल में मेरे बच्चों वस्तु कहां बनेगी, वस्तु कहां होगी तो इमेज कहां बनेगा। तो चौथी स्थिति है हमारे पास, वस्तु रख दी हमने 2f2 तथा f2 के बीच, 2f2 तथा f2 के बीच। छह घटना आप देख लेंगे, चौथी हो गई, दो गौरी बची है। बड़ा आसान है इसको समझना, एग्जाम में नहीं बल्कि आप आगे भी पढ़ेंगे तो ये चीजें बड़ा काम करेगी, और कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत है बढ़िया। पूछ देता है हर बार, वस्तु यहां रखी हो लेंस पर तो उसकी स्थिति समझाइए। बढ़िया है, मिटा देते हैं। अभी भी जब इधर बन रहा है तो ये तो फिक्स है हमारे पास, ईगो एगो फिक्स है, उल्टा और वास्तविक, अपोजिट और रियल। किसके लिए केंद्र से लेकर लेकर जाए लाइन? अब कहीं ना कहीं यहां पे बन रहा है। अब यह बिंदु तो हमारे पास 2f1 का था, अब 2f1 के बाद न बन रहा है। कटान बिंदु कहां बन रहा है? 2f1 के बाद। यह हमारे पास ए और यह हमारे पास बी, यह हमारे पास ए डैश। थोड़ा सा इसको और सीधा अगर खींच दें तो, ढेर सीधा खींचने के चक्कर में बड़ा दूर हो जा रहा है, फिर भी खींच देंगे। चलिए कटान बिंदु कुछ यहाँ दिखा देते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि अब प्रतिबिंब को बड़ा भी तो दिखाना है। चलिए कटान बिंदु यहाँ पे बना है, यहां से यहाँ की लंबाई माप लेते हैं कितनी होगी। यह हमारे पास ए डैश और ये हमारे पास बी डैश। अब तनिक ध्यान से देखिए तो, अब लग रहा है कि यह वस्तु की लंबाई इतनी थी ना, तो उसकी इमेज की लंबाई थोड़ी सी बड़ी हो गई। बन कहाँ रहा है? अब ये इसके बाद वाली जो यहां बन रहा है, इसके बाद वाली दूरी को अनंत मानेंगे। जैसे इसके बाद वाली दूरी को इधर अनंत माने थे, तो इसके बाद वाली दूरी को अनंत मानेंगे। लेकिन अभी इसको अनंत पर नहीं कहेंगे, बल्कि यह कहेंगे 2f1 और अनंत के बीच। क्या कह देंगे? अनंत पे जैसे ही हम बनाएंगे ना, वैसे ही हम इस कटान बिंदु को दिखाना बंद कर देंगे, क्योंकि अनंत पर बने प्रतिबिंब का कटान बिंदु हमें नहीं दिखाई देता है, और नहीं दिखाई देता है तो हम उसके साइज की विकल्पना नहीं कर पाते, उसके साइज की विकल्पना नहीं कर पाते। अब हमारे पास स्थिति कैसी होगी? 2f1 तथा 2f1 तथा अनंत के बीच, 2f1 तथा अनंत के बीच। और मेरे बच्चों वस्तु की साइज कैसी होगी? इमेज की साइज, वस्तु की साइज नहीं, इमेज की साइज कैसे होगी? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। देख भी रहे होंगे कि वस्तु से बड़ा कैसे, इसकी लंबाई यहां पे ऐसी और इसकी लंबाई यहां पे ऐसी। लेकिन अभी भी इधर बन रहा है और नीचे बन रहा है, तो नीचे वाली घटना हमने क्या कहा था? उल्टा। नीचे वाली घटना हमने क्या कहा था? उल्टा। तो बनेगा कैसा? उल्टा।
उल्टा बनेगा तो आपको पता है कि उल्टा किससे मिलता जुलता है, उल्टा का बिया हो गया है वास्तविक से और सीधा का बिया हो गया है आभासी से। अब इसको अपने हिसाब पे मत जोड़िएगा कि सीधी जिंदगी जिएंगे तो नीक से बिया होगा और खराब जिएंगे तो मतलब सीधी जिंदगी जिएंगे तो खराब से बिया होगा। तो उल्टी सीधी जिंदगी मत जिएगा। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ की स्थिति और रियल लाइफ की स्थिति चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। जैसे ही नेचर बदलेंगे जिंदगी में भगवान द्वारा किया गया सिग्नेचर भी बदल जाएगा। भगवान मतलब क्या? वो कल्पना जिसके आधार पर हम अपना जीवन यापन पूरी जिंदगी कर रहे हैं। अच्छी बात है, आइए देखते हैं। कल्पना ही हमारे जिंदगी की मुख्य जननी होती है। आइए, हमारी हो गई चौथी स्थिति। चौथी स्थिति के लिए जब वस्तु हमने रखा 2f2 तथा f2 के बीच, प्रतिबिंब बना 2f1 तथा अनंत के बीच, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पांचवी घटना, वस्तु को और आगे घुसका के लाते हैं, वस्तु को और आगे घुसका के लाते हैं और कहते हैं कि अब वस्तु को रखेंगे हम f2 पर। वस्तु को रख रहे हैं f2 पर। एक तो हमारे पास रे हर बार कह रहे हैं कि फिक्स है, और वह कौन सी रे फिक्स है बताइए दीजिए तनिका, कौन सी फिक्स है? वह जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो अब इमेजवा को वस्तुआ को थोड़ा सा घुसकाते हैं और कहवा लेके रहते हैं, तनिक बता दीजिए तो, तनिक बताइए तो। 2f2 पर, 2f2 पर, और जब 2f2 पर लाएंगे तो वस्तु की स्थिति बदलेगी, वस्तु की साइज भी बदलेगी, पर जब तक घटना लिखने के आधार पर लेंस से राइट साइड है ई वाली स्थिति ना बदलेगी। बस एकदम ही फिक्स है, रियल और अपोजिट। चलिए एक रे तो ये फिक्स है, एक लेकर गए। दूसरी, जब यहां से लेकर जाएंगे इधर ऐसे, तो आप देखेंगे कि अरे ये क्या हो गया, रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा है सही कर लेते। बार बार मिटा नहीं रहे क्योंकि मिटाने से बार बार मिटाएंगे लिखेंगे समय वेस्ट होगा, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। इधर से लेकर आए, अब आप तनिक ध्यान से देखिए, इधर की दूरी ज्यादा, इधर धीरे धीरे जाके दोनों लाइन जो एक दूसरे के समांतर जा रही थी वो समांतर नहीं बल्कि इधर एक दूसरे को टच करने के स्थिति में। कहीं ना कहीं ये एक दूरी पर कहीं ना कहीं दूर जाएंगी ना, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को काट देंगे, दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों काट देंगे। अब समझिएगा क्या स्थिति है यहाँ पे। एक चीज तो हमें समझ में आ गया, कहीं ना कहीं यहाँ काटेंगे, और जहां काटेंगी तहां वह तो वही उसी जगह पर वह इमेज को बनाएंगे, क्योंकि दोनों रे काटेंगे तो इमेज भी वहीं पे हमारा बनेगा। अब अगर हमने काटते हुए नहीं दिखाया तो इसका मतलब कटेंगी तो जरूर, क्योंकि एक बात बताइए, दो लाइन को एक ऐसे ऐसे खींच दिया, इधर की दूरी ज्यादा था तो इधर तो काटेंगे नहीं, इधर की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी इधर कम है तो कहीं ना कहीं इधर जाके टकराएंगी ना, तो जिधर टकराएंगी उधर ही बनेगा इमेज। अब अगर टकराते हुए नहीं दिखाया है तो कहीं ना कहीं बहुते दूर पे जाके टकराएंगे, और बहुते दूर पे जाके टकराएंगे तो स्थिति कैसी होगी तनिक बता दीजिए तो। अब बहुते दूर का मतलब हम कहा लिखे थे, अनंत पर। बहुते दूर का मतलब क्या लिखे थे, अनंत पर। बहुते दूर का मतलब अनंत पर, और अनंत के साथ साथ मेरे बच्चों जब अनंत पे होगी तो बहुत बड़ा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हम कॉलम बना के भी आप लोगों को दिखा देंगे, पढ़ा देंगे, याद हो जाएगा, पर ई याद हो गया तो कॉलम आप खुद से बना लेंगे। ये थी हमारे पास पांचवी घटना, माफ करिएगा यहाँ पे चार ही लिख के छोड़ दिया था, ये हमारी थी पांचवी घटना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल बात समझ में आई गई है। और आज के लिए आखिरी घटना, आज के लिए आखिरी घटना, अब एक और घटना लाते हैं, जब वस्तु 2f2 तथा O के बीच रखते हैं, एक और कर देते हैं, बेकरी आगे तक घुसकाने की जरूरत नहीं है, तो इस वाले को तो मिटा देते हैं, फिक्स है कि ई मिटेगा,
बाबू बाहर जाओ, उन लोगों को बोलना कि चुप रहो, वहीं पे बैठो, बजा के बोलो चुप रहो, सर जी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, चल, बोलना मत, दरवाजा लॉक कर दो। आइए, अब वस्तु को तनिक आगे घुसकाते हैं। हम कुछ भी करें, घुसकाते रहें, पर हमारे पास एक रे एकदम फिक्स है। कौन सी? एक रे एकदम फिक्स है, कौन सी फिक्स है बताई दीजिए तनिक तो। ले आइए, बता दिए। ये वाली बात, ये फिक्स है कि जो वस्तु को हम रखे वो पहली रह जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और कटान बिंदु कहां बनाएगी? F1 पे। पर एक और स्थिति, जब वस्तु को आगे घुसका के लाए, तब तो ये दो स्थितियां चेंज नहीं, बल्कि अब हम तीनों को मिटाते हैं और दिखाते हैं। अब भी तो जाएगी केंद्र से होकर। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों रे के बीच की दूरी ज्यादा यहाँ पर, और यहाँ पर दूरी कम। एकर मतलब अब यहाँ पे दूरी ज्यादा तो फैलते हुए चली जाएगी, कहीं पर भी इधर कटान बिंदु बनेगा नहीं करेगी, पर उसका एक आभासी कटान बिंदु बनेगा इसी साइड। ये तो टेढ़ा टड़ा हो रहा है। लीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बोर्ड पे मार्कर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, स्लिप करता है। अब देखेंगे, अगर हम इधर के लिए खींचेंगे तो डॉट 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 दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे कटान बिंदु बन रहा है, तो हम इसकी लाइनिंग इससे मिला देते हैं। अब हमने कहा था कि इस मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा, तो ऊपर के लिए हम क्या कह देंगे? सीधा। अब ये हमारे पास ए और ये बी है, तो ये हमारे पास ए डैश, और क्या बनेगा? ये हमारे पास बी डैश। क्या बनेगा? बी डैश। अब हमारे पास वस्तु की लंबाई इतनी, इमेज की लंबाई इतनी, पर हमारे पास सीधा बना है कि उल्टा, तो कहेंगे इससे उल्टा। इस साइड नहीं, बस इसके ऊपर हम दिखाए हैं यहाँ पे, इसमें इधर उधर की बात हम नहीं की। तो आखिरी स्थिति क्या करेगी? जब वस्तु मेरे बच्चों 2F2 तथा O के कहा हो? बीच, तो कह देंगे वस्तु, इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा जिस साइड वस्तु होगी, तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की तरफ, वस्तु की ओर। और वस्तु की ओर बना है और मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बना है, तो क्या कह देंगे भैया? बताइए ना, कितना बड़ा होगा? तो कहेंगे वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा, एक ही घटना है, वस्तु से बड़ा। और यह बार बार पूछा जाता है, तो एक बात याद रखिए कि बार बार यही पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ये इस इंपॉर्टेंट के रूप में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट के रूप में देख लीजिए। और आपको पता है कि इस साइड बना है, तो इसका मतलब यह वस्तु से ऊपर की तरफ है, मुख्य अक्ष से, तो कह देंगे सीधा। और एक बात याद रखिए, इधर माइनस है, तो माइनस को हमने क्या कहा था? माइनस को हमने कहा था सीधा। माइनस को हमने क्या कहा था? सीधा। क्या कहा था? सीधा। अब माइनस, माइनस को सीधा नहीं, सॉरी माफ करिएगा, माइनस को हमने कहा था आभासी। माइनस की तरफ बनेगा तो आभासी, तो यहाँ पे हम कह देंगे ऊपर की तरफ है, तो कह देंगे मेरे बच्चों कैसा होगा? सीधा। और कैसा होगा? सीधा। और सीधा के साथ हमारे पास कौन जुड़े हैं भैया? किसका बिया हुआ है? तो कह देंगे आभासी का। शादी ब्याह की मैटर जल्दी समझ में आ जाता है, जितना दूल्हा तैयार नहीं होता उतना लड़का बरतिया तैयार होके जाते हैं। समझ में आई बात है? जितना दूल्हा तैयार नहीं होगा उतना बरातिया तैयार होंगे, और उनको पता है कि कौन होना देखेगा, फिर भी तैयार होके जरूर जाएंगे। हाँ, जाना भी चाहिए, कहे नहीं जाएंगे। चलिए, तो आपके पास 6 स्थिति समझ में आ गई। अब इसको 6 स्थिति को कुछ याद करने का तरीका याद कर लीजिए। पहला, पहला याद करिए, जब वस्तु अनंत पे है, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा
F1 अर्थात फोकस पे, और बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। जब वस्तु को थोड़ा सा और आगे घुसका के लाए अनंत और 2F2 के बीच, अनंत और 2F2 के बीच, तो प्रतिबिंब बना था हमारे पास F1 और 2F1 के बीच। जब वस्तु को लाए थे F2 और अनंत के 2F2 और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब बना था F1 और 2F1 के बीच। जब वस्तु को ला दिए थे 2F2 पर, प्रतिबिंब बना था 2F1 पे, मतलब कार्वेचर पे था तो कार्वेचर पे, कार्वेचर पे था तो कार्वेचर पर। जब वस्तु को घुसका के लाए 2F2 और F2 के बीच, तो प्रतिबिंब बना अनंत और 2F1 के बीच। प्रतिबिंब बना टू एफ वन और अनंत के बीच। कहां लाए थे वस्तु को? F2, 2F2 और F2 के बीच। और जब वस्तु को ला दिए F2 पर, प्रतिबिंब बन गया अनंत पर, प्रतिबिंब बन गया अनंत पे। और जब वस्तु को और आगे घुसका के ला दिए, जो छठवीं स्थिति थी हमारे पास, कौन सी स्थिति थी? छठवीं। तो कह देंगे बाबू, जब वस्तु को केंद्र और F2 के बीच ला दिए, तो प्रतिबिंब बन गया हमारे पास वस्तु की ही तरफ पर सीधा बना, और सीधा के साथ आपको भी पता है कैसा बनेगा? आभासी। आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, ऐसी और जानकारी कक्षा 10 के फिजिक्स के लिए, जो आपको एकदम आपके एग्जाम में फिजिक्स या फिर साइंस के किसी भी क्लास के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके लिए हमेशा मैं तैयार हूं। बिल्कुल फ्री है, किसी के लिए कोई पेड बैच नहीं। आप सिर्फ जुड़े रहिए, और आप जितना हमारे साथ अच्छे बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको बेहतर सीखने को मिलेगा। और हम वादा करते हैं कि सिखाएंगे, याद और रटवाएंगे नहीं। तो आइए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।